का स्वागत है। आज हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार जतिन देसाई जी मुंबई से मौजूद हैं। आज सेवाग्राम में गांधी आश्रम में वो ह्यूमन राइट्स के संघर्ष के लिए जमा हुए हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि आखिर उनका यहाँ आने का क्या मकसद है। जतिन देसाई जी, आपका स्वागत है हमारे मोटर स्कूप में। बताइए कि आप किस तरह के काम करना चाहते हैं ह्यूमन राइट्स को लेकर। नहीं तो महाराष्ट्र में और पूरे मुल्क की अगर बात करें तो पिछले लंबे समय से हम लोग सोच रहे थे कि कुछ ऐसे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता है जो बाकायदा तौर पर जो इश्यूज है कि जो आम आदमी जो आवाम जो है आवाम को अफेक्ट करता है उसको लेकर कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, क्योंकि एक वैक्यूम महाराष्ट्र में और पूरे देश में दिख रहा है। वैक्यूम इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि आमतौर पर ह्यूमन राइट्स की जो परिभाषा की जाती है वो परिभाषा का ताल्लुकात सीधे स्टेट के साथ होता है कि स्टेट के जरिए जहाँ कहीं भी किसी व्यक्ति के ह्यूमन राइट को जब वायोलेट किया जाता है उस वक्त ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वोकल होते हैं। हम लोगों का कहना है कि यह जो परिभाषा जो है यह काफी सीमित है, उससे हमको आगे बढ़ना चाहिए और ह्यूमन राइट की जो परिभाषा है उसको अधिक व्यापक बनानी चाहिए। किस तरीके से, मिसाल के तौर पर कि हेल्थ का जो मसला है, चाहे वो हेल्थ का इशू हो या चाइल्ड राइट्स का इशू हो या महिलाओं के इशू हो या इवन क्योंकि हम विदर्भ में है, सेवाग्राम में मिल रहे हैं तो किसानों की समस्या है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में और उसमें भी विदर्भ के कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है कि जिसको बाकायदा तौर पर कि जहाँ फार्मर सुइसाइड जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर है, तो वो भी एक ह्यूमन राइट्स का इशू है। तो यह सब इशू को किस तरीके से एक नजरिए से हम देखें और किस तरीके से इसकी जो लड़ाई है उसको किस तरीके से तीव्र की जाए, शार्प की जाए, उसके लिए यहाँ पर आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और हम लोगों की कोशिश है कि ये जो आज जो मिल रहा है उसके पहले भी हम लोगों ने करीबन 3 मीटिंग हुई थी, तो उस तरीके से नहीं कि पहली बार हम लोग मिल रहे हैं। 3 मीटिंग हुई और 3 मीटिंग में काफी डिस्कशन हुए, बहस हुए कि किस तरीके से हमको इसको डिफाइन करना है, उसमें हमारा रोल क्या होगा, और उसको ध्यान में रखकर आज हम एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचे हैं। और उसके जरिए कि वी आर कॉन्फिडेंट, वी आर श्योर कि आने वाले दिनों में जो है, क्योंकि जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन आम तौर पर अर्बन सेंट्रिक जो हुआ करती थी उसको थोड़ा उसका दायरा बढ़ाकर उसको सिर्फ अर्बन सेंट्रिक ही नहीं तो उसको रूरल सेंट्रिक भी बनाने की आवश्यकता है। और हम लोगों की कोशिश होगी कि ये जो नया ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हम बनाने जा रहे हैं कि उसका एम्फेसाइज जो है, उसका जो महत्व जो है वो हम शहरी इलाकों में जिस तरीके देते हैं उस तरीके से हमको और इलाके जो है, जो इंटीरियर इलाका है, रूरल इलाका है या मोफुसिल इलाका है या जो पिछड़ा हुआ इलाका है, उन सबको साथ में मिलकर यह संघर्ष को हम लोगों को तीव्र करना होगा। क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन जो हुआ, ग्लोबलाइजेशन के बाद में आम किसानों के, आम मजदूरों के जो सवाल है वो काफी तीव्र बने हैं कि पूरे इंडिया की ही बात नहीं तो एक जमाने में हम लोग जिसको कहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, पूरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में कि लोगों के ऊपर संकट दिन ब दिन बढ़ रहा है। इस साम्राज्यवाद का क्या इम्पैक्ट हुआ है ह्यूमन राइट्स वायलेशन में? साम्राज्यवाद जो हो रहा है तेजी से, निश्चित है कि जब हम साम्राज्यवाद की बात करते हैं तो साम्राज्यवाद, आज का जो साम्राज्यवाद है और पहले का साम्राज्यवाद है, इसमें क्वालिटेटिव फर्क है। क्वालिटेटिव फर्क इस तरीके से, वो साम्राज्यवाद का पहले जो नेकेड चेहरा जो है वो दिखता था, वो उस तरीके से दिखता नहीं है, उसका एक कैरेक्टर बदल गया है। जिस तरीके से फ्यूडलिज्म में जो एक्सप्लॉयटेशन होता है वो एकदम क्रूड किस्म का एक्सप्लॉयटेशन होता है और कैपिटलिज्म में जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उसमें क्वालिटेटिव फर्क होता है। तो उसी तरीके से आज का जो साम्राज्यवाद है जिसको न्यू इंपीरियलिज्म हम कहते हैं, वो न्यू इंपीरियलिज्म का जो एक्सप्लॉयटेशन वो उस तरीके से दिखता नहीं है, लेकिन उससे लाखों लोग परेशान हो जाते हैं, लाखों लोग उसमें फेंके जाते हैं। जिस तरह से मैंने पहले कहा कि मजदूर जो है, आप देखोगे कि बड़े पैमाने पर मजदूरों की तादाद कम हो रही है। किसान जो है कि किसान भी बड़े पैमाने पर परिस्थिति ऐसी बनती है कि जिसके चलते उसको अपनी जमीन छोड़नी पड़ती है और शहर की तरफ माइग्रेट करना पड़ता है। तो दिस इज द कंपल्शन ऑफ
द पॉलिसी जिसको हम कहते हैं कि न्यू इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी जो है जी, जी। वो पॉलिसी के चलते ये हो रहा है। तो इसमें निश्चित ही कि जब हम ह्यूमन राइट की बात करते हैं कि आवाम के अधिकार की बात करते हैं तो वो जो लड़ाई है तो इम्पीरियलिज्म तक वो लड़ाई जाती है। जी, किस तरह के जो केसेस हैं आप ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास आते हैं, आप देखते हैं ज़्यादातर तादाद किन केसेस की होती है? नहीं, अभी जो सरकारी जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, सरकारी ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है क्योंकि महाराष्ट्र में है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन मुल्क में है, जी, उसके बाद तो बाकायदा जो आमतौर पर जो परिभाषा की जाती है कि जिसमें स्टेट के जरिए जो वायलेट होता है, ओके, वो चाहे पुलिस के जरिए हो, चाहे और किसी गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स के जरिए हो, उसका ही होता है। लेकिन हम लोग जो ह्यूमन राइट की बात करें उसको हम ज़्यादा वाइडर बात करते हैं। जी, जी, जी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वन टू वन स्कूप से बातचीत की। और ये बताइए आप कि आप यहाँ पर आकर यहाँ आने का मकसद, इस आश्रम से उस चीज़ को शुरुआत करने का मतलब क्या गांधी जी का इस नारे को लेकर कि चलो गांव की ओर हम चलें और विकास की जो राजनीति आप देखते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि विकास जो है ह्यूमन राइट्स में रोड़ा आता है विकास से? नहीं, तो सबसे पहली बात कि सेवाग्राम में मीटिंग करने का बहुत ही स्पष्ट मकसद था क्योंकि हम ये मानते हैं कि सही मायने में इस मुल्क को और इस मुल्क के अवाम को गांधी जी ने पहचाना था। सही मायने में वो इश्यूज भी इस तरीके से लेते थे कि जिसके चलते पूरे मुल्क में जनता उठ खड़ी होती थी। तो उसी तरीके से वो जो है गांधी जी की जो सोच थी तो कम से कम सेवाग्राम में बैठकर, क्योंकि यह तो हम सब जानते हैं कि दूसरा गांधी पैदा नहीं हो सकता है, यह रियलिटी है। तो अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने नेल्सन मंडेला को भी इस दुनिया से चले गए हैं। लेकिन और भी कई लोग हैं, मिसाल के तौर पर बर्मा में ऑंग सान सू की है, इवन साउथ अफ्रीका में भी डेस्मंड टूटू है। इस तरीके से कई लोग हैं, लेकिन गांधी की जो जगह है वो तो कोई भर नहीं सकता है। लेकिन कम से कम गांधी जहाँ बैठते थे, गांधी जहाँ सोचते थे, गांधी जहाँ लोगों से मिलते थे और पूरे इंडिपेंडेंस मूवमेंट का या एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट का जो सेंटर था वो सेवाग्राम था। तो कम से कम सेवाग्राम में आकर सेवाग्राम का जो माहौल है उसमें बैठे, सोचे और किस तरीके से गांधी जी से इंस्पिरेशन लेकर इस लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाए, मुझे लग रहा है कि दैट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर अस। और इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर आए। जी, बस आखिरी सवाल ये कि आप हमारे वन टू वन स्कूप के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित आपके दर्शकों को ये कहना चाहेगा कि जो इश्यूज है कि निश्चित एक हम लोगों को समझना चाहिए कि हिंदुस्तान की अगर बात करें तो एक निश्चित एक इकोनॉमिक पावर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। एक सुपर इकोनॉमिक पावर हिंदुस्तान हो रहा है, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन एट द सेम टाइम वो जो इकोनॉमिक पावर जो बनने की दिशा में हम जब जा रहे हैं तो उसके जो फ्रूट्स है, उसके फ्रूट्स किसको मिल रहे हैं? उसके फ्रूट्स आवाम को नहीं मिल रहे, उसके फ्रूट्स जो है वो गिने चुने हुए लोगों को मिल रहे हैं। तो हम लोगों का ये मानना है कि इसीलिए कि आपके दर्शकों से भी हम ये कहना चाहेंगे कि इसके फ्रूट जो है, इसके फ्रूट्स आपको मिल नहीं रहे, इसके फ्रूट चंद लोगों को मिल रहे हैं। तो हम लोगों को सबको, हमको और आपको साथ में मिलकर एक ऐसा नया मुल्क बनाना पड़ेगा, ऐसा नया समाज बनाना पड़ेगा जिसमें कि गैर बराबरी ना हो, जिसमें बराबरी हो और हर एक, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उनमें भी कोई किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा मुल्क के लिए हम लोगों को सबको साथ में मिलकर आगे बढ़ना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वन टू वन स्कूप से बातचीत की। फिर किसी समय किसी वक्त आपसे फिर मुलाकात करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।